बिहार राज्य के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं समय से। इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विशेष रूप से करंट अफेयर्स का जो ये सेशन चल रहा था, लगभग यदि हम देखें तो आज का जो ये सेशन है क्रम कम से कम इसका 55वां या 56वां क्रम होगा है वीडियो का। तो कहने का मतलब है कि लगातार हमने 50 से 60 वीडियो हमने देख चुके हैं विशेष रूप से करंट अफेयर्स के, और 50 से 60 वीडियो से हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो हैं वो हमारे कवर हो चुके होंगे। आज जो हम देखने वाले हैं विशेष रूप से इसमें नवीनतम भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये सेशन अब आपके साथ हमेशा जब तक कि मैं जुड़ा हूँ लगातार ये रखना है आपके साथ, तो ये सेशन तो आपका बंद नहीं होगा। अब बात आती है आपकी परीक्षा से संदर्भित कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है उसके बारे में यदि हम बात करें, उस संदर्भ में यदि हम बात करें तो आपको बता दें प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार राज्य से संपूर्ण जो घटनाक्रम होते थे वो आपको दे दिए गए हैं। 3 पार्ट में आपको मिल गए हैं, जिनमें बिहार की आर्थिक समीक्षा, बिहार का बजट, बिहार से संबंधित कुछ योजनाएं और बिहार से संबंधित जो भी मिसलेनियस टॉपिक या जो भी चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, इस तरह के जो भी करंट अफेयर्स थे वो आपको 3 पार्ट में उपलब्ध करा दिया गया है। अब बात है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, उसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द समग्रता से आप कह सकते हो 1 से 2 वीडियो में हम पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमने अपनी इन्हीं कक्षाओं के दौरान कर लिया है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको आश्वस्त रहने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ साइंस की बात आती है, साइंस 1 लाइनर की बात आती है, क्योंकि साइंस हमने जो सबसे कम यदि देखा है वो कोई टॉपिक यदि है तो वो हमारा साइंस है, क्योंकि इतिहास भी हमने विगत वर्षों का अध्ययन किया था तो इतिहास पूरा हमने समाप्त कर लिया था, भूगोल भी हमने समाप्त कर लिया था, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था उधर बचे हुए थे और साइंस का सेक्शन बचा हुआ था, क्योंकि साइंस से संबंधित 2 ही 3 हमने फैक्ट देखे थे। तो जिम्मेदारी बनती है कि साइंस को भी हम समग्रता से देखें। तो इसके लिए, क्योंकि समय कम है, तो जिस तरह से आपका करंट अफेयर्स बिहार का मिला है 1 लाइनर के रूप में, उसी तरह से प्रयास है कि आपकी जो साइंस से संबंधित घटनाक्रम है, जो साइंस आपका है उसको देख लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे 8 से 10 टॉपिक जो हैं वो बायो वाले पोर्शन से महत्वपूर्ण हैं, हालांकि 3 से 4 टॉपिक रसायन विज्ञान के भी महत्वपूर्ण हैं। तो यदि हम सबको समग्रता से देखेंगे तो आपको मान के चलना है कि मैक्सिमम 1 सप्ताह में हम चीज़ों को कर सकते हैं, और अभी हमारे पास लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय है। तो प्रयास रहेगा कि चीज़ें व्यवस्थित रहें, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। जिस तरह से आप लोग सहयोग देते हैं, सबसे पहली बात कि आपने हमें 60,000 के क्लब में पहुँचाया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सब की मेहनत है और आप सबका स्नेह है जो 60,000 के क्लब तक आज़ाद बीपीएससी को पहुंचाया आपने। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा नज़दीक है इसलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो एक एक करके हम प्रश्नों की शुरुआत अब यहाँ पर करने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे स्पष्ट हो रहा होगा, बिहार का पहला तैरता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? बिहार का पहला तैरता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, क्योंकि बिहार के संदर्भ में एक विकल्प और आता है 5वां, इसलिए हमने 5वें की भी बात कर ली है। तो चलिए बताएं इनमें से कौन सा सही होगा। चल, शिवहर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही है। 4 यहाँ पे दिए हैं विकल्प। बिहार का पहला तैरता फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो आपको बताना है कहाँ लगाया जा रहा है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसके बारे में यदि आपने करंट अफेयर्स आज का देखा होगा बिहार का, तो वहाँ पे भी मैंने बताया है कि ये जो लगाया जा रहा है ये लगाया जा रहा है दरभंगा में। कहाँ पर लगाया जा रहा है? दरभंगा में। अब दरभंगा से जोड़कर एक शब्द बनता है जो इन दिनों चर्चा में है, वो है गर्भभंगा। क्या है? गर्भभंगा। अब ये गर्भभंगा है क्या? इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। गर्भभंगा की यदि हम बात करें तो ये जो गर्भभंगा है ये आरक्षित वन है। क्या है ये?
ये आरक्षित वन है। और ये जो गौरभंगा आरक्षित वन हैं, यदि हम बात करें ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, किस राज्य में हमें देखने को मिलेंगे, किस यूटी में हमें देखने को मिलेंगे, तो आपको बता दें ये आपको देखने को मिलेंगे असम में। और असम राज्य सरकार ने ये आप कह सकते हो कि असम का ये 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम का ये 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है गौरभंगा आरक्षित वन, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर पड़ता है यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो गुवाहाटी में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको देखने को मिलता है। तो गौरभंगा आरक्षित वन ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ असम की जब बात हो रही है तो आपको बता दें गोल्डन लंगूर आप अक्सर सुनते होंगे, ठीक है। IUCN की लिस्ट में भी आपने इसको देखा होगा। गोल्डन लंगूर के आवास स्थल के रूप में जहां पर सबसे पहले गोल्डन लंगूर को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था, वो जो स्थान है वो पड़ता है असम में और उसका नाम है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी पड़ता है असम में, और ये पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर गोल्डन लंगूर को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा जो इन दिनों चर्चा में आया है इसका नाम है काको जियानी नाम अभी हिंदी में भी लिख दूंगा तो आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। काको जियानी बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काको जियानी इस तरह से आप लिखते हो, काको जियानी बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना है गोल्डन लंगूर असम में आपको देखने को मिलते हैं और इनको संरक्षित करने के लिए 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। पहला है चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है काको जियानी बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपको असम में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें असम में एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं लीलावती एयरपोर्ट, और जो लीलावती एयरपोर्ट है ये क्यों चर्चा में है आपको बता दें। सबसे पहली बात ये पड़ता है लखीमपुर में, ठीक है, लखीमपुर में पड़ता है और ये असम में ही आता है लखीमपुर, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों है, लीलावती एयरपोर्ट क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पूरे भारत का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो इसी एयरपोर्ट पर है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो आपको इसी एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें जैसे यहाँ पे मैंने बताया लखीमपुर, तो लखीमपुर के बारे में आपको बता दें एक लखीमपुर और है और ये ज़िला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। और लखीमपुर खीरी ये जो ज़िला है ये पड़ता है यूपी में। और आपको बता दें इसी लखीमपुर खीरी ज़िले में एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, जो कि आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व भी है जिसको बोलते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको होती है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हाल ही में संपन्न हुई सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? आप जानते हो मोटरसाइकिल की एक रेस होती है, बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। पूरे वर्ष भर में 23 प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। इन 23 प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा बार जो जीतता है उसको उस वर्ष का वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है। और अभी तक इस वर्ष यदि हम बात करें तो 3 हो चुकी हैं। पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, ठीक है। दूसरा सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, ठीक है। और
जो तीसरा अभी हाल ही में संपन्न हुआ है ये है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो याद रखना है 3 अभी तक हुए हैं और अभी 20 होने बाकी हैं। मतलब आप कह सकते हो प्रत्येक सप्ताह एक रेस होती है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये 3 आपको याद रखने हैं अभी तक के लिए। और इनमें से जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसको एक ही व्यक्ति ने जीता है और ये युवा खिलाड़ी हैं। पहली बार आप कह सकते हो इस बार इनका नाम आ रहा है, इससे पहले भी इन्होंने किया है लेकिन टॉप 3 में बहुत कम ही रह पाते थे। इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। चार्ल्स लेक्लर्क इनका नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है। चार्ल्स लेक्लर्क जो हैं ये फरारी वाहन चलाते हैं, फरारी की कार चलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मोटरसाइकिल की रेस है, सॉरी ये 4 व्हीलर की रेस होती है, कारों की रेस होती है। तो ये फरारी की जो कार है उसको ड्राइव करते हैं, फरारी कंपनी की। और ये किस देश के हैं तो याद रखिएगा ये मोनाको के हैं और इन्होंने पहली दूसरी रेस जीत ली है, पहली और तीसरी। सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। और मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के हैं तो याद रखना है नीदरलैंड के हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा किस देश के हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता इस खेल में। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी की कार चलाते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन जिसकी बात इस प्रश्न में हो रही थी, रेड बुल कंपनी की कार चलाते हैं और मैक्स वर्स्टैपन बी विकल्प में दिया है। इन्होंने सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। चलिए इसको बताएं। इसको बताने से पहले आपको बता दें एक और खिलाड़ी का आपने नाम सुना होगा, लुइस हैमिल्टन। सबसे सफलतम फार्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन। आपको बताना है लुइस हैमिल्टन किस कंपनी की गाड़ी ड्राइव करते हैं। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी की गाड़ी ड्राइव करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हाल ही में DRDO ने पिनाका MK1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया। तो पिनाका ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसका परीक्षण कहां से किया गया। एक बार में इससे 12 रॉकेट छोड़े जा सकते हैं। तो कहां से इसका किया गया है परीक्षण ये आपको बताना है। पिनाका का परीक्षण कहां से किया गया। और आपको बता दें यहाँ पे बात हो रही है DRDO की। ठीक है, DRDO तो आप जानते हो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन हैं। और वलस्य मूलम विज्ञानम, कई बार मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ रट गया होगा। वलस्य मूलम विज्ञानम इनका आदर्श वाक्य है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही साथ याद रखना है इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को आपको, नई दिल्ली में देखने को आपको मिलता है। तो बोला जा रहा है कहाँ से इसका परीक्षण किया गया तो इसका परीक्षण किया गया पोखरण से। कहाँ से किया गया पोखरण से किया गया। पोखरण कहाँ पे पड़ता है, पोखरण पड़ता है जैसलमेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अब जैसलमेर कहाँ पे पड़ता है तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। बताएं, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आप जानते हो जब बात आती है सूफी संतों की तो 5 संत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंदू धर्म में 5 संत सूफी संतों को महत्व दी गई है, जिनमें दादू, कबीर, हरिदास, रविदास और नामदेव आते हैं। नामदेव इनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। वैष्णव धर्म के उपासक थे, वैष्णव धर्म के, और 13वीं शताब्दी से संदर्भित ये थे। तो यहाँ पे बोला गया है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो आपको बताना है संत नामदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बताएं, संत नामदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। फास्ट जवाब देखो,
एक गवर्नर हैं, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। ये सत्यपाल मलिक इनका नाम है। वर्तमान समय में मेघालय, याद रखना है, वर्तमान समय में यदि हम बात करें मेघालय के गवर्नर हैं। और मेघालय की जब बात करते हैं तो मेघालय अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, नेशनल चैंपियनशिप जो होती है टेबल टेनिस की, वर्तमान समय में वो मेघालय में खेली जानी है इस वर्ष की, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेघालय की जब बात करते हैं तो आप जानते हो नोकरेक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। चले इसको बताएं, न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला 9वां सदस्य देश कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला 9वां सदस्य देश कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप जानते हो ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का जो आपने नाम सुना है ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक पहले जो नाम हुआ करता था उसी को अब कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये किस संगठन का बैंक है? ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है। और ब्रिक्स संगठन के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट का बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये संघाई में आपको देखने को मिलता है। और 9वां सदस्य यदि हम बात करें तो इजिप्ट या मिस्र जो है ये इसका 9वां सदस्य बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके प्रमुख यदि हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, मार्कोस पराडो टोंजियो। मार्कस पराडो टोंजियो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि हमने ब्रिक्स की बात की तो ब्रिक्स समिट जो 2022 में होगी ये चीन में होगी, तो याद रखिएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स से संबंधित रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 में कहाँ होगी? चीन में। ब्रिक्स से संबंधित संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? चीन में। तो ब्रिक्स से संबंधित अब जितनी भी बैठकें होंगी, ठीक है, तो वो अब कहाँ पे होनी है? चीन में होनी है, ये आपको अंतर पता होना चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने माधवपुर मेले का शुभारंभ किया, यह किस राज्य से संबंधित है? माधवपुर जो मेला है ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। बताएं, माधवपुर जो मेला है ये किस राज्य से संबंधित है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। माधवपुर ये जो मेला है ये किस राज्य से संबंधित है? चलें फास्ट जवाब, माधवपुर मेला किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की, तब तक आप बताएं। राष्ट्रपति की बात हो रही है तो आपको पता है आगामी राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है तो आपको पता होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति से इनका चुनाव होता है। और आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 54 है। आर्टिकल नंबर 54 यह बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। और इसने बताया है, आर्टिकल 54 बताता है कि संसद के, विशेष रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग ले सकते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहली बात कि किसी भी व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है माधवपुर मेले की। माधवपुर मेले की बात करें तो ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के पोरबंदर से संबंधित है, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पोरबंदर से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएं, और किसकी जयंती पर मनाया जाता है यह भी आपको बताना है। और अगला है,
राष्ट्रीय महिला दिवस, एक और प्रश्न बनता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस की यदि हम बात करें तो आपने एक महिला का नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये तिथि होता है 13 फरवरी का। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जब हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को, और 11 अप्रैल जो है ये कस्तूरबा गांधी की बात होती है। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। ठीक है, चले इस प्रश्न को देखें। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को MH मल्टी रोल 60R हेलीकॉप्टर बेचे हैं? ये सौदा रक्षा समझौता या रक्षा सौदा भारत का किसके साथ हुआ है? ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए हम किससे खरीद रहे हैं, किस देश से खरीद रहे हैं, आपको बताना है। चलो बताएं, किस देश से हम ये खरीद रहे हैं हेलीकॉप्टर? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। आपने सुना होगा चिनूक हो गया, अपाचे हो गया, चिनूक हो गया, सी हॉक रोमियो हो गया और कामो हो गया। ये हेलीकॉप्टर पहले भी चर्चा में रहे हैं, जिनमें से कामो की बात करें तो ये हमने रसिया से ख़रीदा था, बाकी अन्य की बात करें तो हमने इनको अमेरिका से लिया था। ठीक है, इसी प्रकार से इस हेलीकॉप्टर को भी हम अमेरिका से ख़रीद रहे हैं, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर हैं, इनके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा राजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। चलो बताएं, राजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? इसको किंग चिली भी बोला जाता है, इसको कई सारे उपनाम हैं, जैसे भूत जोलोकिया इसका एक उपनाम है, भूत जोलोकिया, किंग चिली इसी का उपनाम है। ठीक है, और इसका एक और उपनाम आप याद रख सकते हो, घोस्ट पेपर। घोस्ट पेपर। ठीक है, ये 3 उपनाम है इस मिर्च के, और ये मिर्च किस राज्य का है आपको बताना है। वर्ष 2008 में इसको GI टैग दिया गया, और आज की तिथि में माना जाता है विश्व की सबसे तीखी मिर्च जो है वो यही मिर्च है। तो ये मिर्च कौन सी है, किस राज्य की है, तो आपको बता दें ये मिर्च है नागालैंड। नागालैंड वही राज्य है जिसकी राजधानी है कोहिमा, और इसी की राजधानी में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हम हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, हॉर्नबिल त्यौहार यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मलेशिया द्वारा किस नाम से हेपेटाइटिस बी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की गई है? मलेशिया देश द्वारा हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे प्रभावी, सबसे सस्ती दवा पंजीकृत की गई है, उसका नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं इसका नाम क्या है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका नाम क्या है। देखो यहाँ पे बात हो रही है दवा की। दवा किस चीज़ की है? हेपेटाइटिस बी, जो कि एक खतरनाक बीमारी आप कह सकते हो, और इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। क्या नाम है? रेमडेसिविर। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, रेमडेसिविर इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसेना पोत कौन सा है? ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसैनिक पोत कौन सा है? विशेष रूप से स्थानीय लोगों के बीच
संवाद को और बेहतर करने के लिए, स्थानीय लोगों को समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो आपको बताना है कि वो पहला नौसैनिक पोत कौन सा है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। पहला नौसैनिक पोत कौन सा है? देखो, वो पहला नौसैनिक पोत कौन सा है तो आपको बता दें, ये नौसैनिक पोत है INS खंजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, ई कार शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ई कार शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह या BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। इनमें से कौन सा है आपको बताना है जहां पर ई कार सेवा शुरू हुई है। बताएं, वह बंदरगाह कौन सा है जहां पर ई कार सेवा शुरू हुई है? और आपको बता दें कि इसका उत्तर जो भी आप बता रहे हो, साथ ही साथ इन चारों बंदरगाहों के बारे में, जैसे पोर्ट ब्लेयर तो मान लीजिए कंफर्म है, लेकिन फिर भी ये चार बंदरगाह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं, उसके बारे में इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो समाप्त होती है उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये चारों बंदरगाह किस राज्य में हैं। और इसका सही उत्तर है BO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, ए विकल्प। ठीक है, चलिए। हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या रख दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसका नाम बदला है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है आप जानते हैं? 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। और इस घटना के बाद 4 लोगों को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 4 प्रमुख लोग थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इस केस में। जिनमें सबसे पहले फांसी जो दी गई थी वो राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को दी गई थी। और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को जो फांसी दी गई थी ये 17 दिसंबर 1927 को दी गई थी। बाकी अन्य लोगों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ये चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो याद रखना है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम अब रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ठीक है, चलिए इसको बताएं। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ प्राप्त हुआ है? दक्षिण अफ्रीका, कांगो रिपब्लिक, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ प्राप्त हुआ है? इन चारों में से कहाँ प्राप्त हुआ है आपको बताना है। नीलम एक बहुमूल्य धातु है, आप सबको पता है, और इसका जो क्लस्टर प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका आप जान रहे होंगे कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, सी विकल्प। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है आपको बताना है। एक संस्था है ग्रेने रोबोटिक्स, ये संस्था है, हैदराबाद स्थित संस्था है। ठीक है, और ग्रेने रोबोटिक्स जो हैदराबाद स्थित संस्था है उसने इसका निर्माण किया है। तो यह है क्या? इंद्रजाल क्या है ये आपको बताना है। चल फास्ट जवाब, इंद्रजाल क्या है जिसको ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद ने बनाया है? एक स्वदेशी ड्रोन, एक एंटी टैंक मिसाइल, एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक नौसैनिक पनडुब्बी। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चलें बताएं, ग्रेने रोबोटिक्स क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इंद्रजाल क्या है तो आपको बता दें, जैसे मैंने बोला कि ग्रेने रोबोटिक्स ने इसको तैयार किया है, इसका मतलब क्या है? यह एक ड्रोन है। ठीक है,
यह एक ड्रोन है जिसको ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद ने तैयार किया है। तो ग्रेने रोबोटिक्स इस समय यदि हम देखें तो डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी मदद कर रहा है, डीआरडीओ के भी और भारत सरकार की भी। तो आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि ग्रेने रोबोटिक्स जो है ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद। तो आज के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो अब यहीं पर समाप्त होते हैं, और जो अन्य चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।